जाएगा सर। आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। हरिओम जी, आपने एमटेक किया हुआ है या नहीं बीटेक सर, किया मैंने है? बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया। किस कॉलेज से किया है? सर माना प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर। अच्छा अच्छा, एमपीसीटी से ना? यस सर। अच्छा, ये कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ? सर ये कॉलेज 97 में एस्टेब्लिश हुआ। 97 में। वेरी गुड। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ 1983 का है? यस सर, 15 अगस्त 1983। वेरी गुड, 15 अगस्त 1983। तो 15 अगस्त का आपका जन्म दिवस है, इस पे आपका व्यक्तित्व कोई प्रभाव पड़ा? 15 अगस्त सर बहुत बड़ा दिन है, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसी भी देश के लिए, भारत के लिए? अन्य भारत के लिए सर ये बहुत बड़ा दिन है। और स्वतंत्रता दिवस सर किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और सर ये इसमें मुझे जो बुरी बुराइयां थी, जी। बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए सर मुझे प्रेरणादायक दिन, प्रेरणा करता है ये वाला दिन। बहुत बढ़िया। तो 1983 में आपका जन्म हुआ, तो उसमें की कोई एक आध घटना बताओ मुझे। सर 1983 जो हमेशा याद किया जाएगा वो भारत के वर्ल्ड कप के लिए हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि भारत का वर्ल्ड कप उस ऐसी टीम ने जीता था जिसकी किसी को कोई आशा नहीं थी। आशा। तो उसके नेतृत्व के लिए हमें हमेशा कपिल देव से प्रेरणा मिलती है। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी हिंदी मूवी देखना तथा जो समकालीन घटना है सोशल मीडिया उसको एनालिसिस करना। जी, तो आपने 1983 मूवी देखी होगी? मैंने सर 1983 मूवी नहीं देखी है, लेकिन सर मैंने अभी जो करंट में मूवी देखी है 10 मिनट की रिपोर्ट मूवी देखी है। अच्छा अच्छा। तो मूवी देखने से क्या फायदा होता है आपको? सर मूवी जो होती है वो समाज को आईना दिखाती है। और सर समाज के आईने से हमको कुछ ना कुछ मूवियों से सीखने को मिलता है, जिससे हम आगे वाले जीवन में अपनी मूवियों से सीख के हम प्रेरणा लेते हैं और आगे एक मार्गदर्शक के रूप में हम मूवियों को देख सकते हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस आपकी हॉबी है ना? तो सोशल मीडिया में आप क्या देखते हैं और उस पर क्या आप इनके एनालिसिस करते हैं? सर सोशल मीडिया पे मैं जो आजकल जो जैसे डिजिटल घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में सर मैं एनालिसिस करता हूँ, और उनके बारे में जो पॉइंट होते हैं वो मैं सर अपनी प्रोफाइल पे डालता हूँ, जिससे मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं या समाज के जो लोग हैं उससे अवेयरनेस हो सके, ऐसी घटनाओं में ना फंस सके। वेरी गुड। तो कुंभ चल रहा है ना? और सोशल मीडिया पे काफी अच्छा कवरेज भी चल रहा है। तो सोशल ये आप बताएं कि कुंभ कब से इनके स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, और सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट आपको मिल रहा है इस पर? सर कुंभ के बारे में जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो भीड़ का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो ज्यादातर इस पे दिखाया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट के लिए सर कुछ गवर्नमेंट की लापरवाही है, साथ में कुछ कुंभ के कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में दिखाया जा रहा है जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया हुआ था और एरोस्पेस में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक की अपनी जीवन के बारे में अपनी जो यात्रा थी उसके बारे में शेयर किया है। ये सारी घटनाएं सर आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा। और भी यानी कि कुंभ में 2-3 लोग वायरल हो रहे हैं, वो कौन कौन है? एक तो सर इंदौर की मोनालिसा नाम की एक युवती है, वो अपनी आंखों के लिए सर फेमस हो रही है। और सर और एक आईआईटीएन बाबा फेमस हो रहे हैं। बाकी सर अभी जो मैंने अभी करंट में जो सोशल मीडिया में एनालिसिस किया वो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से मैंने देखा कि एक बंदा या एक व्यक्ति जो दातुन बेच के भी एक दिन में मतलब 4 दिन के अंदर 40,000 रुपए कमा लिए। अच्छा, तो एक शालिया भी है? हाँ सर, हर्षद शारिया भी फेमस हुई। ऐसे तो सर ममता कुलकर्णी भी फेमस हुई, एक महामंडलेश्वर की उपाधि उनको मिल गई थी जो भी किन्नर अखाड़े से। के बाद में छीन भी ली गई। सर ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये तो सर ये आध्यात्मिक मुद्दा है या वो अखाड़े का मुद्दा है, इसके बारे में सर मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। अच्छा, तो महामंडलेश्वर कौन होते हैं? सर महामंडलेश्वर अखाड़ा द्वारा दी गई एक उपाधि होती है, जो एक प्रकार से सर अखाड़ों में ये आध्यात्मिक गुरुओं के नाम से एक उपाधि है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। कितने अखाड़े हैं टोटल इसमें? सब ये भी प्रेजेंट 13 अखाड़े हैं, जिसमें सर 7 वैष्णव है, 7 शैव है और 3 वैष्णव और 3 उदासीन है। अच्छा अच्छा। ये इलाहाबाद का कौन सा अखाड़ा है? प्रयागराज का? प्रयागराज में सर अभी तो 13 ही अखाड़े लगे हुए हैं। नहीं लगे तो पैसे वहाँ का ख्याल है। मुख्यालय तो सर जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा, उसके प्रमुख कौन? सर जूना अखाड़े के सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक। तो हरिओम जी आप क्या पढ़ाते हैं? सर अभी तो मैं सर लॉर्ड स्टील में ऐसे सीनियर इंजीनियर हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
अच्छा, तो आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ। यस सर। मुझे ये बताइए बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है? सर बेंडिंग स्ट्रेस जब सब किसी हम बीम पर जब लोड डालते हैं और लोड डालने के बाद सर जो बीम अगर बैंड होती है उस समय जो स्ट्रेस अप्लाइड होता है उसको सर बेंडिंग स्ट्रेस के नाम से हम जानते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? सर मैथमेटिकल फॉर्मूला ब्यूलर फॉर्मूले से निकालते हैं एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई ई अपॉन आर से। अच्छा, ई क्या होता है इसमें? ई इस पर सर यंग मॉडुलस होता है। और आर? आर सर उस रेडियस का जो कर्वेचर होता है उसका रेडियस होता है। ठीक है। आपने मोहर सर्कल पढ़ा? सर मोहर सर्कल पढ़ा है मैंने। मोहर लेकिन सर्कल क्या होता है? सर मोहर सर्कल से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं। इसमें सर माइनस स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं और मेजर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसका जो रेडियस होता है मोहर सर्कल का, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर रेडियस नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है। शेयर स्ट्रेस। अच्छा, ये बताइए मुझे, एक ऑटोमोटिव इंजन है तो उसमें डिफरेंशियल जॉइंट, डिफरेंशियल, यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट तीनों यूज किए जा रहे हैं। तीनों के बारे में बताइए क्या क्या फंक्शन होता है। सर प्रोपेलर शाफ्ट का फंक्शन ये होता है कि जो ट्रांसमिशन शाफ्ट से लेकर डिफरेंशियल तक हम जोड़ते हैं जिस शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। ठीक है। डिफरेंशियल सर जो हमारी रियल एक्सिस में समान टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सर आपने और क्या पूछा था? यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट तो वो जॉइंट होता है जिसमें सर एक प्रकार से सर टॉर्क को यूनिफॉर्म या इस प्रकार से कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट की जो लंबाई है उस सिर्फ जॉइंट के साथ जोड़ते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर कम या ज्यादा हो सकती है। ड्राइव पढ़ी है आपने? ड्राइव पढ़िए सर। बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव में मैक्सिमम पावर किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? सर मैक्सिमम चेन ड्राइव के द्वारा की जा सकती है क्योंकि बेल्ट ड्राइव में सर सेल्फ की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, शेयर फोर्स पढ़ा है? पढ़ा है सर। क्या होता है शेयर फोर्स? शेयर फोर्स से सर शेयर फोर्स के द्वारा हम सर एक प्रकार से जब बीम पर कोई फोर्स लगता है या शेयर फोर्स लगता है उसके बारे में सर एनालिसिस करते हैं। डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे शेयर फोर्स? शेयर फोर्स की सर एक प्रकार से जो पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट के जो पैरेलल जो फोर्स लगता है जिसके कारण सर उस लेयर में जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम सर शेयर फोर्स के नाम से हम जानते हैं। हरिओम जी, गवर्नर के बारे में आपने पढ़ा होगा। गवर्नर जो एक स्टीम टरबाइन में इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या फंक्शन क्या होता है, क्यों गवर्नर यूज करते हैं? सर गवर्नर हम इंजन में भी यूज करते हैं। गवर्नर का सर मेन फंक्शन होता है कि लोड और स्पीड के हिसाब से फ्यूल को सप्लाई करता है। बस यही है और कुछ नहीं है इसका यूज? इसके अलावा सर स्पीड को भी मेंटेन करता है लोड के हिसाब से। स्पीड को करता है, फ्यूल को। yes। कार्बोरेटर पहले BS4 तक गाड़ियों में आता था कि BS3 तक आता था? सर कार्बोरेटर ज्यादातर BS3 तक आता था। BS3 तक आता था, तो क्यों उसको डिसकंटिन्यू किया? सर कार्बोरेटर की इसलिए डिसकंटिन्यूड किया क्योंकि सर कार्बोरेटर का जो मेन फंक्शन था वो सर एयर और फ्यूल की सप्लाई को सिलेंडर के अंदर भेजता था जिससे सर पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी भी कम होती थी। आजकल मल्टी फ्यूल पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, वो मल्टी फ्यूल पॉइंट सर हमारे ईयूएससी से जुड़ा रहता है और सर उससे क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट फ्यूल की होती है उस हिसाब से फ्यूल को इंजेक्ट करता है सिलेंडर के, जिस अंदर में एफिशिएंसी बढ़ गई और इसके अंदर हमारा पॉल्यूशन भी कम हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ी होगी। कंप्यूटर की कुछ जनरेशन आई थी ना, फर्स्ट जनरेशन yes, कंप्यूटर, yes, सेकंड जनरेशन। तो ऐसी कौन सी जनरेशन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सर जो मुझे सबसे ज्यादा जनरेशन जो प्रभावित किया है वो सर जनरेशन 3 ने प्रभावित किया है क्योंकि सर इसके अंदर हमारा BLC का भी यूज किया है सर। मतलब एक ऐसे कह सकते हैं साइज एकदम से बहुत छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया BLC। एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ गई। यूज हमने किए थे, साइज छोटा हो गया। नहीं, आईसी तो अपन ने 4th जनरेशन में किया था ना, कि 3rd में किया था? 3rd में सर किया था आईसी में किया था, 2nd में ट्रांजिस्टर हाँ, किए थे। अच्छा, ये बताइए कि हम किसे पॉल्यूशन कह सकते हैं? पॉल्यूशन तो सर जो प्रकार से एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचा जाए उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन कई प्रकार से हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है सर, नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है। नहीं, तो सिर्फ आपने बोला कि एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करे। यस सर। तो अगर किसी आदमी को आपकी आवाज से प्रॉब्लम है तो क्या वहां भी पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा? पॉल्यूशन भी आदमी, क्योंकि सर ये आदमी नहीं, आपकी आवाज से, हम यहाँ पे मान लीजिए 3 लोग हैं, उनमें से एक को आपकी आवाज से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आप कुछ चीख रहे हैं या कुछ हो रहा है, एक को प्रॉब्लम है, 2 को नहीं आ रही, तो तब भी वो पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा? सर अगर एक आदमी को प्रॉब्लम आ रही 2 को नहीं आ रही तो पॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं आएगा। उस आदमी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या वो सर आदमी हेरिटेड हो रहा होगा या उसको इंटरनल स्ट्रेस होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर उसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेस है, इसकी वजह से वो जो व्यक्ति वो हेरिटेड हो रहा है। अच्छा,
डायोड्स के बारे में आपने पढ़ा है? सॉरी सर, डायोड्स? डायोड यस सर, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ा है। तो आप तो मुझे बताइए कि डायोड्स का कहाँ पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपने यूज किया है? डायोड्स का सर जैसे टीवी में हम यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर भी हम यूज करते हैं, अच्छा और सर ज्यादातर सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम डायोड्स का यूज करते हैं। अच्छा, कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। यस सर। तो इन्वेस्टमेंट्स कास्टिंग और डाई कास्टिंग में क्या डिफरेंस है दोनों? सर इन्वेस्टिंग कास्टिंग ज्यादातर हम मास प्रोडक्शन और प्रिसीजन वर्क के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके अंदर सर हम क्या करते हैं कि वैक्स का पैटर्न बनाते हैं, और वैक्स के पैटर्न को सर हम सैलरी होती है उसके अंदर डिप करते हैं, और सैलरी के डिप करने के बाद सर हमको जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको सर हम जो कोर मेटल होता है उसके अंदर डालते हैं, और डीवैक्सिंग के बाद हमको सर जो ऑब्जेक्ट मिलता है ठीक वो है। हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। डाई कास्टिंग से दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैं समझ गया, आपको पता है इसके बारे में। अच्छा, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ी है आपने? सॉरी सर, ये नहीं पड़ी। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम नहीं पढ़ी? आप अनुमान लगाना चाहेंगे कहाँ पे होती होगी ये इस्तेमाल? सर मैकेनिकल में तो मैंने नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी? ठीक है मैडम। नेवियर स्टॉक के बारे में सुना? नेवियर स्टॉक इक्वेशन, नेवियर, स्टॉक इक्वेशन। सॉरी मैम, बर्नौली थ्योरम के बारे में सुना है आपने? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम मैडम कुछ अजम्पशन पे लेते हैं इससे, जैसे सर फ्लूइड आपका स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसके अंदर सर मैम ये जो हमारी एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसका जो फार्मूला था पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड होता है। पी अपॉन रो जी यहाँ पर प्रेशर हेड होता है, वी स्क्वायर अपॉन टू जी काइनेटिक हेड होता है, और जेड यहाँ पर पोटेंशियल हेड होता है। तो एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट होती है, इसे बर्नौली इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। जी, इसके एप्लीकेशंस क्या? मैम इसके एप्लीकेशन ऑफिस मीटर में, वेंचुरी मीटर में, प्रोडक्टिव में भी यूज करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन के बारे में बताएं। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेंट में मैम जहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट स्टैटिक हो वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेंट का हम यूज करते हैं। और हाइड्रोडायनेमिक? हाइड्रोडायनेमिक जहाँ पर मैम दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव मोशन हो वहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक का हम यूज करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या? मैडम जो स्टैटिक में होता है उसमें विस्कोसिटी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं होता है। डायनामिक लुब्रिकेशन में विस्कोसिटी की जरूरत पड़ती है। जी, आपकी हॉबी मूवी देखना है। आर्टिकल 15 मूवी देखी है आपने? मैडम आर्टिकल 15 मूवी देखी है मैंने। हाँ, तो उसका मतलब हमारे आपको लगता है कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट एनालाइज करते हैं आप, तो क्या इम्पैक्ट? मैडम आर्टिकल 50 में मूवी हमको ये बताती है कि समाज के अंदर जो जातिवाद है उस जातिवाद को खत्म कर कर हमको एक सूत्र में बनना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमें विभिन्न जातियों में नहीं पढ़ना है या विभिन्न जातियों के बारे में नहीं सोचना है। जो समाज हमारे भारत के लिए जो सोसाइटी है उसको एक जो जिसके लिए जो कंट्रीब्यूट कर सके वो जातियों से हटकर हमको एकता के सूत्र में रखते हुए देश को आगे बढ़ाना है। आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस मतलब कोई एक फेमस है, उससे किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 15 मैडम जातिवाद से रिलेटेड है, और ये हमारे जो संविधान अनुसूची, मैडम मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी अनुसूची में। फंडामेंटल राइट। हाँ, फंडामेंटल राइट्स में। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। जी सर। ठीक है, आगे ये बढ़िया। आपका ये एड्रेस आपका यही है? नहीं सर, ये नहीं। ये नहीं है? हाँ, वो तो नहीं था। कब है आपका? 4 तारीख को। 4 तारीख को। ठीक है, मतलब ट्यूजडे को आपका। यस सर। बढ़िया, आपका इनकी फ्लुएंसी काफी अच्छी है। थोड़ा बॉडी क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगा। जैसे सर ऐसा बैठना है क्या? हाथ एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं, ये पोजीशन नहीं, थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा उसको डाउन करो। ये फाइल पकड़ूंगा तो सर ऐसे पकड़ लूंगा। नहीं फाइल तो रखवा देते हैं।